साथियों, आप सबको जय भीम। मैं पहली बार इस शहर में आया हूं, बल्कि इस इलाके में पहली बार आया हूं। नागपुर और यवतमाल और आसपास के कई इलाकों में पहले जा चुका हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के इस छोर पर ये पहली बार मुझे देखने का, मिलने का आप लोगों से सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए पहले, सबसे पहले तो ये जो समिति है, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। तो ये जो आप लोगों की समिति है, जो आप लोगों की टीम है, उसके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और इस दौर में जब महामारी के कारण बहुत दिनों से चीजें स्थगित सी हो गई थी, फिर से एक सिलसिला बना है, लेकिन फिर धमकी दी जा रही है, फिर एक आशंका जाहिर की जा रही है कि पता नहीं कब फिर से ठप हो जाए पूरी की पूरी जिंदगी, और जो गति पकड़ रही थी जिंदगी वो फिर पुराने अंदाज में आ जाए, जब पूरे 1.5-2 साल तक, पौने 2 साल तक हम सब अपने अपने घरों में कैद से लगभग या निकलते थे तो सहमते हुए निकलते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछली दफा भी कई जगह संविधान दिवस के अवसर पर और अन्य कार्यक्रमों के लिए लोग आयोजन करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। इस बार हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के बीच संविधान दिवस के प्रासंगिकता को लेकर, इसकी महत्ता को लेकर हमारे अन्य बहुत सारे साथियों ने अपनी बात रखी होगी, और बहुत देर भी हो रही है आप लोगों को, क्योंकि शाम हो गई है देर, और देर शाम के अलावा अब डिनर का टाइम भी हो रहा है, और ऊपर आसमान से सर्दी भी गिर रही है। तो मैं बहुत संक्षेप में आज के दिन के संदर्भ में और आज का जो कॉन्टेक्स्ट है, आज का जो मौजूदा परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, उसमें हमें संविधान दिवस से क्या संदेश मिलता है। सवाल यह नहीं है कि संविधान दिवस हम बहुत वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इस देश के दलित, उत्पीड़ित, वंचित समाज के लोग, सरकारों ने तो बाद में मनाना शुरू किया, समाज ने पहले शुरू कर दिया था। सरकारों ने बाद में उसकी नकल की, क्योंकि सरकारों को और सरकार चलाने वालों को वोट की जरूरत होती है, चुनाव में कामयाबी हासिल करने की जरूरत होती है। तो उनके लिए हर कोई दिन जो चुनाव की सीढ़ी बन जाए वो अच्छा लगता है। लेकिन जो समाज है, जो चुनाव से नहीं चलता, लोगों की एकता से चलता है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, समन्वय से चलता है, उसके लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पूरे भारत के इतिहास का अनोखा ग्रंथ है, जिसने मनुष्य के जीवन, खासकर जो भारतीय मनुष्य है, उसके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। इसके पहले लोग अपने इलाके, अपने गांव के और अपने क्षेत्र के जमींदारों और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके अफसरों, उनके हवाले हो जाते थे। ऐसा लगता था कि एक ऐसा राज है जिसमें लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी बात सोचने का और अपने सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस ग्रंथ ने, जिसको हम संविधान कहते हैं, ये किताब, जितनी अब तक किताबें लिखी गई हैं भारत में, जब इसका नाम, इस महादेश का नाम जब भारत नहीं भी था, तब भी जितनी किताबें लिखी गई, उन सभी किताबों से बिल्कुल अलग किताब है, जिसने मुक्ति का एक दस्तावेज तैयार किया, लोगों की मुक्ति का, कि सबको बराबर किया जाना है, सबको अपना अधिकार मिलना है। इसलिए मैं समझता हूं कि संविधान दिवस मनाने का बहुत महत्व है, इसका बहुत रिलेवेंस है। लेकिन ये भी आप समझिए कि जो संविधान दिवस हम एक रिचुअल की तरह मनाए जा रहे हैं,
एक रिचुअल की तरह, कर्मकांड की तरह वर्षों से। उसका भी क्या मतलब है, यह भी हमें सोचने की जरूरत है। हम जैसे कोई त्योहार मना लेते हैं, कोई पर्व मना लेते हैं, कोई बर्थडे मना लेते हैं, कोई मैरिज एनिवर्सरी मना लेते हैं, क्या संविधान दिवस वैसा ही है? क्या हमारे लिए बिल्कुल एक कर्मकांड है? मैं समझता हूं अगर हम इसको कर्मकांड की तरह मनाएंगे तो संविधान के साथ हमारी जो संबद्धता है, हमारा जो एसोसिएशन है, हमारी जो धारणा है, और उस किताब का जिसको संविधान कहते हैं, उसने जो क्रांतिकारी बदलाव किया हमारे समाज में, हम उसको भुला दे रहे हैं, हम उसको बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। इसलिए मेरा दोस्तों मानना यह है कि संविधान दिवस जब हम मनाते हैं तो हम इसको मुक्ति दस्तावेज दिवस के रूप में हमें देखना होगा, और हमें जोड़ना होगा आज की परिस्थितियों से कि आज वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि संविधान दिवस के मनाने का मतलब बनता है। आज देखिए आप संविधान की क्या स्थिति है। संविधान को बिल्कुल एक कागज का पुलिंदा बना दिया गया है। संविधान जो कहता है उसको वे लोग जो लागू करने वाले हैं वो उसके ठीक उलट काम करते हैं। संविधान में एक आर्टिकल 39 है। हमारे संविधान में आप देखिए 14, 15, 16, 320, 321, 340 बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स हैं जो हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली हैं। एक आर्टिकल हमारे संविधान में है 39। मैं उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। अब आर्टिकल 39 जो है वो क्या कहती है? उस आर्टिकल का दूसरा सेक्शन संभवतः यह कहता है कि जितनी भौतिक संपदा है हमारे समाज, हमारे जीवन में खुशहाली लाने जरूरत की जो चीजें हैं उनको भौतिक संपदा कहते हैं। तो भौतिक संपदा जितनी है उसमें बंटवारा इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे सबको उसमें हिस्सा मिल सके। लेकिन आज क्या हो रहा है? हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारी खदानें, हमारे जंगल, हमारे खेत, सब कुछ सबका निजीकरण हो रहा है। एक जमाने में राष्ट्रीयकरण हुआ था, अब सिर्फ निजीकरण हो रहा है। आपने राष्ट्रीयकरण का तो नाम ही आप भूल गए होंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था बाद के दिनों में, उसको माना गया था कि क्रांतिकारी बदलाव है। लेकिन अब जब निजीकरण हो रहा है तो कहा जा रहा है कि ये क्रांतिकारी बदलाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप संविधान दिवस मनाते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर आप क्यों मना रहे हैं संविधान दिवस, और संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है। अगर आप आंख मूंद कर एक तारीख कैलेंडर की आपने तय कर लिया 26 नवंबर, क्यों 26 नवंबर? क्योंकि इसी दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एडॉप्ट किया गया था हमारा संविधान। लेकिन 26 नवंबर याद कीजिएगा, 26 नवंबर हमारे देश की पॉलिटिकल जो सर्किल, जितने लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स, आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स चलाते हैं, वे सारे के सारे लोग 25 नवंबर 1949 की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की स्पीच को बिल्कुल नजरअंदाज करते रहते थे। शायद ही कोई ऐसा संस्थान, रिसर्च का, विश्वविद्यालय का, किसी भी तरह का संस्थान ऐसा आप पाए होंगे जहां 25 नवंबर 1949 की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की स्पीच पर उस तरह से चर्चा की जाती हो जैसे दूसरे और बड़े नेता जो आजादी की लड़ाई के थे उनकी कई ऐसी स्पीचेज हैं जिनको लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता था, उनकी एनालिसिस की जाती थी। लेकिन डॉक्टर साहब की उस स्पीच के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता था। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भुलाने की जो कोशिशें की जा रही थी भारतीय समाज में, वो अचानक 3 दशक पहले उन पर एक अजीब तरह का हस्तक्षेप उनमें हुआ, और जिस तरह से चीजें चल रही थी वो बिल्कुल चकनाचूर हो गई। और अचानक बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश के मोस्ट
आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली एक रिलेवेंट इंटेलेक्चुअल के रूप में इमर्ज किया। और इसका श्रेय मैं कांशीराम जी को देता हूं। मैं कांशीराम जी को इसलिए नहीं दे रहा हूं कि वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक केवल थे, और आज वो बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है आप जानते हैं, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के स्थापना के साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे युगांतरकारी इंटेलेक्चुअल, आइडियोलॉग और महानतम दार्शनिक और विचारक को उन्होंने, जो उनको बंद कर दिया गया था आलमीराज में, पुस्तकालयों की कंदराओं में बंद कर दिया गया था कि उनकी चीजों को लोग पढ़े ना। कुछ लोग समाज के उनकी मूर्ति पर, उनके चित्र पर फूल माला चढ़ा देते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं क्या, उनमें ऐसा क्या है जो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं। ये काम कांशीराम ने अपने ढंग से किया, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे सूबों में जिस तरह की आंधी बही, जिस तरह की विचारधारात्मक आंधी बही, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रिलेवेंट होकर के सामने आए और पूरे के पूरे समाज में वो छा गए। आज जो बी.आर. अम्बेडकर के सबसे बड़े शत्रु इस समाज में हैं, जो बी.आर. अम्बेडकर को बिल्कुल नापसंद करने वाले लोग हैं, आज वो भी उनके मूर्ति और उनकी चित्र के सामने जाकर माल्यार्पण करते हैं, सर नवाते हैं, उनके नाम पर चुनाव में वोट मांगते हैं। ये जो स्थितियां पैदा हमारे समाज में हुई, वो क्यों पैदा हुई, मैं बहुत संक्षेप में ये बताऊंगा। आप कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने, ज्यादा पहले की बात नहीं है, महज 2 दशक पहले जिन लोगों की तरफ से उनके बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बाबा साहब के खिलाफ अंग्रेजी में मोटी मोटी किताबें लिखी थी, मोटी मोटी किताबें, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो लोग समझ रहे हैं वो समझ गए होंगे। केंद्र में मंत्री भी थे, बहुत बड़े अखबार के संपादक भी थे, बहुत बड़े बुद्धिजीवी भी थे, और एक राजनीतिक धारा के आइडियोलॉग भी थे। आजकल गुमनामी के अंधेरे में डूबे हुए हैं, लेकिन वो बकायदे कहीं से वो ग्रंथ लिखवाया गया था बाबा साहब के खिलाफ। लेकिन आज क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक विडंबना है कि वही राजनीतिक धारा बाबा साहब की चमक के आगे घुटना टेक चुकी है, घुटना टेक चुकी है। बार बार कहती है कि हम तो संविधान दिवस मनाते हैं, हम तो संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन हम संविधान को लागू नहीं करते। ये वो नहीं कहती, वो ये बात नहीं कहती कि हम संविधान को लागू नहीं करते, क्योंकि शब्दों में भागना बड़ा कठिन होता है। शब्दों में लोग भागते हैं तो कहीं न कहीं उनके पैरों के निशान दिखने लगते हैं, क्योंकि शब्द दलदली जमीन की तरह है। शब्द भी दलदली जमीन की तरह हैं कि आप शब्दों में भागिएगा तो पैरों के निशान पड़ते जाएंगे और जनता आपका पीछा करेगी। तो मैं भारतीय संविधान के बारे में जो बात कर रहा था, थोड़ा डाइवर्जन हो गया, कि भारतीय संविधान जब एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसके एक दिन पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो युगांतरकारी स्पीच दिया संविधान सभा में, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसमें उन्होंने जो कहा था, मैं शब्दशः वो बात आपको हिंदी में सुनाता हूं। उन्होंने अंग्रेजी में वो कही थी बात, आपको मैं हिंदी में एक एक करके मैं एक इसका रिलेवेंट पोर्शन सुनाने जा रहा हूं। लंबी स्पीच है और मैं समझता हूं कि बाबा साहब को बिल्कुल संक्षेप में अगर कोई समझना चाहता हो तो 25 नवंबर 1949 की स्पीच उसको जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कि जो उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफे को जरूर पढ़ना चाहिए। आप उनका वांग्मय अगर न पढ़ सकें, उनके पूरे कलेक्टेड वर्क्स को न पढ़ सकें, तो ये 2 चीजें, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो किताब है, जातियों का विनाश,
इन 3 चीजों को पढ़ करके आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा उसका एक पोर्शन हमें आयोजक गण बता देंगे, अगर समय का जब बीत रहा होगा तो मैं उसके हिसाब से कंक्लूड कर लूंगा। उन्होंने कहा, ये शब्द अंबेडकर साहब के हैं, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या बात है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम महान बनने जा रहे हैं, हम दिव्य बनने जा रहे हैं, हम अलौकिक बनने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति के एक मत के सिद्धांत और एक वोट के मूल्य को मान्यता देंगे, यानी राजनीति में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू रहेगा। लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति के एक मूल्य के सिद्धांत से इनकार करते रहेंगे। यानी एक तरफ राजनीतिक तौर पे समानता का डंका पीटेंगे और दूसरी तरफ समाज में असमानता का पहाड़ खड़ा होता जाएगा। ये कहने का मतलब है। फिर आगे वो कहते हैं, कितनी देर तक हम इन विरोधाभासों को जीवन में जीना, कितनी देर तक हम विरोधाभासों के इस जीवन को जारी रखेंगे? क्वेश्चन मार्क। कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक अस्वीकार करते रहे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। ये बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को जो महान स्पीच दी थी उसका एक छोटा पोर्शन मैंने सुनाया। इस तरह के पोर्शन, इस तरह के अंश उस स्पीच में भरे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक स्पीच में ये भी कहा कि ये संविधान हमने बेहतर डिस्कोर्स के साथ, लंबे डिस्कोर्स के बाद इसको अचीव किया है। लेकिन बहुत सुंदर संविधान बना देने से भारत में समानता, भारत में भ्रातृत्व, भारत में जो लोकतंत्र है वो स्थापित नहीं हो जाएगा। अगर इस संविधान को चलाने वाले सही नहीं होंगे, अगर वो इन उसूलों के विरुद्ध होंगे तो इतने सुंदर संविधान के बावजूद भारत का भविष्य अंधकारमय होगा। आज क्या स्थिति है? आज क्या स्थिति है? अब आगे आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। हम कहां खड़े हैं? लोकतंत्र में पूरी दुनिया में ग्लोबल इंडेक्स एक तैयार होता है हर चीज का। HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक इंडेक्स है, मीडिया फ्रीडम का एक इंडेक्स है, लोकतंत्र का भी एक इंडेक्स है। उसमें 2021 का जो इंडेक्स आया है उसमें इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी का मतलब त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी विफल लोकतंत्र के तौर पे हमें कंसीडर किया जा रहा है ग्लोबल इंडेक्स में। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक खूबसूरत संविधान है, लेकिन संविधान को चलाने वाले 1947 के बाद ही जिस तरह का उन्होंने संविधान चलाया, जिस तरीके से उन्होंने संविधान चलाया, इस देश में समानता नहीं लाई जा सकी। इस देश में भ्रातृत्व तो नहीं लाया जा सका। भ्रातृत्व की स्थिति तो यह है कि सड़क पर चलते हुए लोगों की हत्या हो जाती है। कोई किसी को पसंद नहीं है, किसी का मजहब नहीं पसंद है, किसी की बिरादरी नहीं पसंद है, किसी का चेहरा नहीं पसंद है, किसी की आवाज नहीं पसंद है, किसी की भाषा नहीं पसंद है, किसी के विचार नहीं पसंद है, तो मारकाट मच जाती है। तमाम अपनी विरासत पर गर्व करने की बात करने वाले लोग, विरासत को बघारने वाले लोग, अगर अहिंसा की बात करने वाले लोग अगर हिंसा का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं तो संविधान क्या करेगा? और दूसरी बात,
हमारे बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोग ये समझते हैं कि ये जो संविधान बन गया ये बाबा साहब के न केवल विचार, न केवल शब्द, बल्कि उनके दिल का संविधान है। यह एक भ्रम है जो इस देश में अम्बेडकरवादी जो कुछ विचारक थे उन्होंने अपनी नासमझी में फैलाया है। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है, बेहतर संविधान है, अच्छा संविधान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है। बाबा साहब ने तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया करके एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, संयुक्त राष्ट्र भारत, ये जो उनका डॉक्यूमेंट है अगर आप उनको पढ़िए, अनुसूचित जाति जो फेडरेशन था, महासंघ था, उसके प्रमुख के तौर पे उन्होंने इसको सर्कुलेट किया। शुरू में उनका विचार था कि संविधान सभा के मेंबरान में सबको ये सर्कुलेट कर दिया जाए, लेकिन फिर उन्होंने इसको रोका और प्रमुख लोगों के बीच में सर्कुलेट किया। उनके कलेक्टेड वर्क्स में ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। बाबा साहब के जो वांग्मय है उसमें अंग्रेजी में उसमें भी उपलब्ध है। इसके अलावा बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका लिखी, राज्य और अल्पसंख्यक, इसका शीर्षक है स्टेट एंड माइनॉरिटीज। उसमें माइनॉरिटीज के रूप में उन्होंने सिर्फ माइनॉरिटी जिसे आज हम समझते हैं उसको ही नहीं रखा है। बाबा साहब ने जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको भी माइनॉरिटी कहा है। उन्होंने कहा है कि सबसे अधिक इस देश में शोषण उत्पीड़न के शिकार सदियों से जो लोग रहे हैं वो अनुसूचित जाति के लोग हैं। इसलिए हम अगर माइनॉरिटीज कहते हैं उन लोगों को जो संख्या में कम हैं, तो ये तो शक्ति में कम है, हिस्सेदारी में कम है, ये प्रवंचना के शिकार लोग हैं, इसलिए हम इनको भी माइनॉरिटी कहेंगे। इसीलिए उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी नाम की एक पुस्तिका लिखी जो उनके कलेक्टेड वर्क्स में मौजूद है, और स्टेट एंड माइनॉरिटीज में उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया है जिसका मैं अभी हवाला दे रहा था। तो बाबा साहब ने चाहा था कि और बेहतरीन संविधान होता, इतना शानदार संविधान होता जो दुनिया के तमाम संविधानों से ज्यादा डेमोक्रेटिक होता, लेकिन वो बहुत चीजें नहीं कर पाए क्योंकि उनके विचार का पूरी संविधान सभा में एक ही व्यक्ति मौजूद था। पूरी संविधान सभा में एक ही व्यक्ति मौजूद था जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों का था, और वो जानते हैं कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनके अलावा कोई नहीं था। पूरी संविधान सभा सिर्फ दो तरह के लोगों की थी। एक तो कांग्रेस के लोग थे जो आजादी की लड़ाई के अगुवा थे, और दूसरे वे लोग थे जो कुछ लिबरल्स थे। उसमें के.टी. शाह थे जिनका जिक्र किया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज पर उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट लिखे हैं, के.टी. शाह का जिक्र किया है, अय्यर साहब का जिक्र किया है, कृष्णमाचारी का जिक्र किया है, और बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है। उसमें सभी उच्च कुलीन परिवारों से आए हुए लोग हैं, लेकिन उन्होंने कई मुद्दों पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सपोर्ट किया, कुछ एक मुद्दों पर, लेकिन कुछ एक मुद्दों पर नहीं वो कर सकते थे। तो जितना उनको करने दिया गया गिवन सिचुएशन में, जितना वो कर सकते थे एक अकेला व्यक्ति, उसने किया। लेकिन जो उन्होंने किया वो युगांतरकारी है। आप कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण जैसी अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई का एक इतना बड़ा तोहफा दिया। एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, एक आदमी ने करोड़ों लोगों को, और उन करोड़ों लोगों ने कितना उसका फायदा उठाया है आप सब हम देख रहे हैं। बहुत सारे ओबीसी के लोग कहते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में घूमता हूं या कहीं भी जाता हूं तो हमसे भी सवाल करते हैं लोग कि ओबीसी के लिए क्या किया। आर्टिकल 340 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन,
भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 340 है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके एफर्ट्स के मोबिलाइजेशन, उनकी कोशिशों से जो मोबिलाइजेशन संविधान सभा में हुआ, उसका नतीजा है। और आर्टिकल 340 नहीं होता तो भारत में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता। आर्टिकल 340 ही वो अनुच्छेद है जिससे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। नेहरू सरकार के दौरान पहली बार गठित किया गया। वो क्या हुआ आप हम सब जानते हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने पूरा का पूरा कबाड़ा कर दिया, काका कालेलकर आयोग। इसके बाद जो दूसरा आयोग गठित हुआ तो आर्टिकल 340 की रोशनी में उसको मंडल कमीशन, आप सभी लोग जानते हैं, वह भी आर्टिकल 340 की रोशनी में हुआ। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब नेहरू गवर्नमेंट से इस्तीफा दिया कानून मंत्री के रूप में, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हिंदू कोड बिल पर उन्होंने केवल दिया था। हिंदू कोड बिल एक मुद्दा था। अगर आप उनके इस्तीफे को पढ़िए, डॉक्टर साहब ने जो इस्तीफा दिया था वह भी पढ़ने लायक एक महान डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़िए तो आप पाएंगे कम से कम बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं अपने इस्तीफे में, लेकिन 3 जो मुद्दे हैं वो बहुत अहम हैं। पहला, जो हिंदू कोड बिल से जुड़े जितने मसले थे उसका सवाल उठाया। दूसरा, भारत की वैदेशिक नीति का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान के सवाल पर जम्मू कश्मीर को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर उनका संकेत था, इतना खर्चा जो किया जा रहा है डिफेंस पर, इतना ज्यादा जो एक्सपेंसिव जो हथियार खरीदे जा रहे हैं, इतना जो एक्सपेंडिचर डिफेंस मिनिस्ट्री का है, ये भारत की गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा बोझ है। इस पैसे का उपयोग हम शिक्षा पर, हेल्थ केयर पर, अन्य चीजों पर कर सकते थे। ये बात उन्होंने कई डेलिब्रेशंस में कही और ये बात उन्होंने अपने इस्तीफे में भी एक सांकेतिक रूप से उठाया कि ये नहीं होना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल क्षुब्ध हूं। और जब मैंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे की बात की तो मेरी बात का कोई भी हल नहीं निकला। और तीसरा जो मुद्दा उन्होंने अपने इस्तीफे में उठाया वो पिछड़ा वर्ग आयोग था। उन्होंने पिछड़े वर्ग आयोग का मसला भी अपने इस्तीफे में उठाया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश के ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है उसको भी अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई जो इतनी बड़ी आज उसको प्राप्त हुई है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कारण हुई है। और तीसरी बात, आखिरी बात इस प्रकरण की कि आप कल्पना कीजिए आज का समाज और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के समय का समाज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अकेले इस देश के, जैसा मैं कह रहा था कि करोड़ों लोगों को आरक्षण उपलब्ध कराया। पूना पैक्ट की रोशनी में जो चीजें हुई, बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब नहीं चाहते थे, वो एक मजबूरी वश पैक्ट हुआ। हम उस डिटेल में जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन उसके बाद संविधान सभा में आने का उनका जो फैसला था, जो उनका निर्णय था, जब उनके लोगों ने कहा कि आपको जाना चाहिए अगर प्रस्ताव ऐसा आ रहा है, तो सिर्फ इसीलिए वो आए, उन्होंने लिखा है ताकि मैं अपने समाजों के प्रति संविधान सभा को न्याय करने के लिए बाध्य कर सकूं। तो एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों लोगों को न्याय दिलाया और आज उनके नाम पर सैकड़ों नेता, हजारों नेता दलित पिछड़े वर्ग के मौजूद हैं। आप देख लीजिए, आपके महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, न जाने कितने भारत के प्रदेशों में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले सैकड़ों हजारों नेता आपको दिख जाएंगे। और इनके नाम पर, उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले, चाहे वो जिस पार्टियों में हो, लेकिन इन तमाम दलित, आदिवासी और ओबीसी नेताओं के रहते हुए बाबा साहब के समय जो दिया गया आरक्षण था वो लूट रहा है। वस्तुतः आज आरक्षण को लूटा जा रहा है। क्यों लूटा जा रहा है? पब्लिक सेक्टर को खत्म करके, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में लेटरल एंट्री कराकर
चोर दरवाजे से आईएएस, आईपीएस और तमाम बड़े जो ओहदेदार होते हैं सिविल सर्विसेज के, उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। आरक्षण को लूटा नहीं जा रहा है तो क्या किया जा रहा है, आप बताइए हमें। तो एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के आज सैकड़ों नेता इस देश में मौजूद हैं, असेंबलीज में, लोकसभा में, राज्यसभा में। उनके रहते हुए आरक्षण को लूटा जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो अब आप समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे रहे होंगे, डॉक्टर अंबेडकर किस तरह का व्यक्तित्व रहे होंगे कि एक अकेले व्यक्ति ने गांधी, नेहरू, पटेल, जितने नाम आप ले लीजिए, इस देश के तमाम दिग्गजों के सारे आर्गुमेंट्स को धाराशायी करते हुए इस देश में एफर्मेटिव एक्शन को अनिवार्य बना दिया, सबको झुका दिया। और आज उन्हीं के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले दलित, आदिवासी, ओबीसी के बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले अरबपति, करोड़पति बन गए, लेकिन उनके रहते हुए आरक्षण को लूटा जा रहा है। जिस संविधान में 10% ईवीएस का कोई प्रावधान नहीं है, 10% का कोई प्रावधान नहीं है, वो 10% को लागू कर दिया गया। चैलेंज लोगों ने किया कि ये संविधान के विरुद्ध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जब नीट का मामला आया तो वो कह रहे कि नहीं, आप जो है राशि तय कीजिए, जो कितनी सीमा कितनी रखी जाए आरक्षण देने की। मसला राशि नहीं है, मसला संवैधानिकता है कि क्या ये संविधान सम्मत है, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण इस भारत जैसे मुल्क में जरूरी है, कैसे जरूरी है, कैसे संवैधानिक है। तो हमारा यह कहना है दोस्तों, जब आप संविधान दिवस मनाते हैं तो इन सवालों पर अगर विचार नहीं करते, सिर्फ फूल माला चढ़ाते हैं, तो ये अंबेडकर साहब के विचारों का घनघोर अपमान होगा। अंबेडकर साहब फूल माला चढ़ाने की राजनीति में यकीन करने वाले एक शख्सियत नहीं थे, वो एक विचारक थे, वो एक दार्शनिक थे, वो एक महान चेता थे। इसलिए आपका, नौजवानों का ये फर्ज बनता है कि वो एक एक शब्दों को पढ़ें। अंबेडकर साहब ने क्या लिखा है, उन्होंने शब्दों को केवल उछाला नहीं, शब्द उनके लिए गुब्बारे की तरह नहीं थे, शब्द उनके लिए आत्मा और शब्द उनके लिए विचार के वो पुंज थे जो उनकी मेहनत से, उनकी तपस्या से, उनके कमिटमेंट से निकल कर आए थे, जो उन्होंने अपने समाजों को देखा था और वो समाजों की सूरत और सीरत बदलना चाहते थे। तो इसलिए असल कमिटमेंट दोस्तों ये है कि हम कैसे इन चीजों को देखें। एक और बहुत बड़ा भ्रम बहुत सारे क्षेत्रों में फैलाया गया कि बाबा साहब ने संवैधानिकता की बात के क्रम में कहा था कि हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए, हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक खास कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कही थी। उनकी परिकल्पना ये थी कि संविधान को ठीक से लागू किया जाएगा। उनका यह कहना था कि अगर संविधान को ठीक से लागू कर दिया जाए तो इस समाज में वाकई समता आ सकती है एक लेवल पर। लेकिन यहाँ तो संविधान को लागू भी किया जा रहा है और समता की हत्या भी की जा रही है, लोकतंत्र की बुनियाद हिलाई जा रही है, सद्भाव की हत्या की जा रही है। तो जिस समाज में संविधान को बगल में रखकर समता का नाश किया जा रहा हो, लोकतंत्र को मटियामेट किया जा रहा हो और तमाम तरह की ऐसे कदम उठाए जा रहे हों जहां भ्रातृत्व जो है वो बिल्कुल धाराशायी हो रहा हो, वहां डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस कॉन्टेक्स्ट को याद करना, कहना कि वो संघर्ष के पक्ष में नहीं थे, ये मैं समझता हूं कि अम्बेडकर थॉट के साथ, अम्बेडकर विचार के साथ एक बहुत बड़ी नादानी होगी इस तरह की व्याख्या करना। मैं ये कहता हूं कि अम्बेडकर साहब ने, आप सोचिए कि क्या कारण था कि अंबेडकर साहब ने यूनाइट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज्ड होने का क्यों स्लोगन दिया था। उनके बहुत सारे जो स्लोगन्स थे उसमें एक बहुत अहम स्लोगन था, यूनाइट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यानी संगठित हो, आंदोलन करो। एजिटेट मतलब आंदोलन, संघर्ष, और ऑर्गेनाइज माने संगठित। एक तरफ बाबा साहब ने यह भी कहा था
तो आप एक कॉन्टेक्स्ट याद कर रहे हैं, दूसरे कॉन्टेक्स्ट को भूल जा रहे हैं। ये मूल्यांकन की ईमानदार और ऑब्जेक्टिव पद्धति नहीं है। बाबा साहब को पूरे कॉन्टेक्स्ट में उठाकर देखा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। और दोस्तों, मैं लंबा कुछ हो गया, मैं अब इसको कंक्लूड करता हूं। बाबा साहब ने कुछ चीजें जो आज भारत जहां जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। जातियों के बारे में जो बात कही थी वो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन बाबा साहब का ये कहना था, ये ठीक है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था और इसके पहले बहुत पहले कह भी दिया था कि वो एक हिंदू परिवार में जन्मे हैं, लेकिन वो अपने जीवन का अंत नहीं चाहते कि इस धर्म के साथ करें, और उन्होंने फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद बाबा साहब भारत को किसी भी धर्म का राज बनाने के पक्षधर नहीं थे। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अंगीकार किया लाखों लोगों के साथ। मैं उस महान भूमि पर जा चुका हूं और मुझे वहां व्याख्यान देने का अवसर भी मिला है। लेकिन बाबा साहब ने साफ कहा था कि भारत को किसी भी कीमत पर एक महान लोकतंत्र बनाए रखने के लिए वो हरगिज नहीं चाहेंगे कि वो किसी एक धर्म को अंगीकार करे, किसी एक धर्म का राज हो या उसकी राष्ट्रीयता को किसी धर्म के साथ जोड़ा जाए। उनका कहना था, और यह बात भी उन्होंने अपने जो वाङ्मय का 15वां खंड है, जिसको भारत सरकार ने छापा है, भारत सरकार ने छापा है, मैं उस ग्रंथ को कोट कर रहा हूं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का वाङ्मय 15वें खंड के पृष्ठ 365 पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, सुनिए। अगर वास्तव में इस देश में हिंदू राज बन जाता है तो इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर उनका हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर यह प्रजातंत्र के लिए अनुपयुक्त है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पृष्ठ संख्या 365, खंड 15, भारत सरकार का प्रकाशन। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना था। तो जो आज का परिदृश्य है अपने समाज का, अपने देश का, उसके बारे में भी बाबा साहब ने, ऐसा लगता है कि उस महान विचारक ने समझ लिया था कि भारत कहां जाएगा अगर संवैधानिकता की रक्षा नहीं होगी, अगर उन विचारों के साथ लोग खड़े होकर काम नहीं करेंगे तो भारत खतरनाक हदों की तरफ बढ़ सकता है। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में प्रेडिक्ट किया था। इसलिए जो लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अपने आप को अनुयायी कहते हैं, समर्थक कहते हैं, शुभचिंतक कहते हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि डॉक्टर साहब के कहे गए शब्दों का मर्म समझें और ईमानदारी के साथ उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए, उसके लिए संघर्ष करने का मादा पैदा करें। आगरा में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्पीच में बाबा साहब ने कहा था कि हमने अपने जिन समाजों के लिए लड़ाई लड़ी, मुझे बहुत अचरज होता है कि उन्हीं समाजों के लोग जो बड़े ओहदे पर बैठ गए हैं, वो अपने समाजों को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। उनका इशारा अधिकारियों की तरफ था, अफसरों की तरह था। तो इन चीजों को भी आज समझने की जरूरत है कि क्या किसी एक आदमी के बड़ा आदमी बन जाने से पूरा समाज बदल जाता है? क्या पूरी व्यवस्था बदल जाती है? क्या वर्ण को हमेशा बरकरार रखना जरूरी है? जिस महान पुरुष ने जातियों के विनाश की बात कही थी, उसको अगर कोई जातियों का देवता समझता है तो इससे बड़ी नादानी और क्या होगी। जातियों के देवता तो वो हैं जो सुबह से रात तक अपने जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक सिर्फ जाति जाति करते रहते हैं। बाबा साहब तो जातियों को तोड़ना चाहते थे,
खत्म करना चाहते थे। इसलिए दोस्तों बिल्कुल आखिर में मैं कहूंगा कि ये एफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्रवाई को उन्होंने एक जरूरी उपादान माना था, उन्होंने उसका अंत नहीं माना था। अंत तो उनके लिए समानता थी, लोकतंत्र था, भ्रातृत्व था, जो हमारे संविधान की उद्देशिका में शामिल है, जो हमारा प्रियम्बुल है उसमें वो सभी चीजें शामिल हैं जिस तरह का समाज बाबा साहब चाहते थे। तो बिल्कुल आपने बहुत धैर्य से हमारी बात सुनी। हमारा बस ये कहना है कि अगर सचमुच हम बाबा साहब को, संविधान को महत्व देना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें समझने की जरूरत है कि जो विचार बाबा साहब के थे कैसे उन विचारों की आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को सामने रखा जा रहा है, बाबा साहब का नाम सामने रखा जा रहा है, लेकिन बाबा साहब के विचार, उनके काम, उनके दर्शन और उनकी भावना को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। तो संविधान दिवस के मौके पर दोस्तों मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप सिर्फ बाबा साहब का नाम मत लीजिए, बाबा साहब का काम जानिए, बाबा साहब को पढ़िए और सिर्फ पढ़िए नहीं, केवल अपने बुक सेल्फ में रखिए मत, उनको समझिए, स्टडी सर्किल चलाइए। मैं चाहता हूं, मैं निजी तौर पे चाहता हूं और जहां भी जाता हूं वहां कहता हूं, मैं आपका इस शहर के लोगों का आह्वान करता हूं कि वो अंबेडकर स्टडी सर्किल चलाएं। वो अपने इलाकों में तहसील पर हर जगह, अभी अगर आपके पास कोई बड़ा राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन नहीं है, आप शुरू कर सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्टडी सर्किल। हर 15 दिन पर, हर 7 दिन पर एक दिन बाबा साहब के किसी भी विचार को उठाइए। 20 लोग, 25 लोग, 40 लोग, 70 लोग, 80 लोग, यही लोग स्टडी सर्किल एक एक विषय पर चर्चा करते करते हजारों की संख्या में एक बड़ा समूह बन जाएंगे। तो अगर सचमुच समाज में बदलाव लाना है, बाबा साहब ने एक बार कहा था कि बुद्धिज्म के खिलाफ पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति की थी। पुष्यमित्र शुंग का नाम सुने हैं ना, इतिहास के विद्यार्थी यहां है ना लोग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बुद्धिज्म के खिलाफ और मौर्य साम्राज्य के खिलाफ प्रतिक्रांति की थी, काउंटर रिवॉल्यूशन किया था। आज भारत में प्रतिक्रांति की बरसात हो रही है। ऐसा लगता है कि प्रतिक्रांति के फव्वारे चल रहे हैं, जिसमें जितने क्रांति के शब्द हैं वो सारे के सारे भींग रहे हैं। इसलिए मित्रों, आज तो जरूरत है कि इस प्रतिक्रांति पर कम से कम अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अंबेडकर स्टडी सर्किल आप हर जगह चलाइए, बालाघाट में भी चलाइए। जहां भी आपके लोग हैं, समान धर्मा लोग हैं, समान विचार के लोग हैं, कोई ना कोई एक सूत्र बनाइए और उनके बीच कोऑर्डिनेशन करके एक एक विषय पर बाबा साहब के कलेक्टेड वर्ड्स को उठाइए, उनके वांग्मय को उठाइए, एक एक पहलू पर चर्चा कीजिए। मैं समझता हूं कि संविधान दिवस का मतलब तब रहेगा, वरना हर साल एक दिन आप समारोह कर लेंगे, मुझे बुला लेंगे, किसी और को बुला लेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये काम जब करेंगे तो जीवन में बड़ा फर्क पड़ेगा, समाज में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।